नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ईश्वर प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने आज उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद ही छोटा टॉपिक, लेकिन अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी और आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और साथ ही साथ आपको भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये जो सरकारें कानून पास करती हैं, इनमें किस कानून को अच्छा माना जाता है, किस कानून को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी वैलिडेट कर सकती है। ठीक है। इन सभी विषयों पे आपको भी जानकारी होने के लिए ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मूलभूत संरचना होती है। जो किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है, किस तरह से इसका उपयोग देखा जाता है, उन सभी चीजों को बारी बारी से हम देखेंगे। इसी क्रम में सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात आती है, ठीक है, तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे हमेशा कि सुप्रीम कोर्ट उसी कानून को पास करने देती है या उस कानून को अस्तित्व में आने देती है, अदरवाइज उसे जो है निरस्त कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा इसकी डेफिनेशन क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन दिया गया है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं। ये 70 के दशक से इवॉल्व हुआ एक धारणा है, एक आइडियोलॉजी है, जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के अनुसार इवॉल्व होती है, अभी भी इवॉल्व हो रही है। कुछ और चीजें जुड़ने लगेंगी इसमें आगे चल के, जैसे जैसे कानून बनेंगे या जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट को जरूरत लगेगी कि हाँ, इस चीज को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है आपका, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये अधिकार भी सरकार अपने पास रख लेगी कि किस व्यक्ति को कब मारना है, कब जिंदा रखना है उसे, तो फिर ये अपने आप में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पर एक हमला है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से किसी बच्चे से शिक्षा का अधिकार नहीं लिया जा सकता है ना। किसी एग्रीव्ड पर्सन को रोका नहीं जा सकता है कि वो अ, अपने जो शिकायतें हैं उनको सुपीरियर अथॉरिटीज तक ना लेके जाए। ठीक है। जो उसके लिए जिम्मेदार है, जो उनके लिए दायित्व रखते हैं, उन तक वो बात ना पहुंचाए। तो एक ही तरह से एक्सप्रेशन जो है, हनन करने का जो अधिकार है, वो सरकार अपने पास नहीं रख सकती। तो यही सारी बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। यहाँ पे कई सारे प्रोविजंस आपको दिख रहे होंगे। ये उन सारे प्रोविजंस में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में आया, केशवानंदा भारती का केस। ठीक है। केशवानंद भारती के केस के बाद, और बाद में आप चलेंगे तो देखेंगे मिनर्वा मिल्स और वामन राव का जब केस आता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1973, यानी कि जो केशवानंदा भारती के केस का जजमेंट डे था, 24 अप्रैल 1973, वहां से लेकर के उसके बाद जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, तो हमेशा वो कानून क्या फॉलो करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। अगर ऐसा कानून नहीं हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकती है, पूरी तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये एक थ्योरी है जो इवॉल्व हुई है समय के साथ, वेरियस जजमेंट्स के साथ। ठीक है। ये दो चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ये सारी चीजें हैं, स्कोप क्या है इसका। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कवर किन किन चीजों को करता है, तो उसमें सबसे पहली चीज है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान के ऊपर जाके संविधान के बेसिक मूलभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका यह मतलब हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी या न्यायपालिका जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी, आत्मनिर्भर रहेगी। वो अपने जजेस का कैसा अरेंजमेंट चाहती है, वो किस प्रकार से कोर्ट के प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहती है, या फिर किस प्रकार से जज का जो रिमूवल होगा, अपॉइंटमेंट होगा, या फिर किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होगी, इस पे पूरा अधिकार जो है जुडिशरी के पास अपना खुद का होगा। यही उसकी ऑटोनॉमिसिटी को दर्शाता है, उसके इंडिपेंडेंट होने का एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। ठीक है। उस पे सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा।
अब आप सोचिए, अगर कोई सरकार जो है न्यायपालिका को ही कंट्रोल करने लगे। अभी हाल ही के दिनों में एक न्यूज आई थी निकल के कि 10-12 जजेस का लिस्ट जो है, सिफारिश लिस्ट, गुजरात की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए दिया था। यानी गुजरात में जो हाई कोर्ट है, वहां से 10-12 जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सिफारिश सरकार ने लगाई थी। अगर डीवाई चंद्रचूड़ जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चंद्रचूड़ साहब ने अगर ये कह दिया होता कि ठीक है हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो सोचिए वो लोग जो सरकार की सिफारिश पे आते हैं, तो क्या वो सरकार के विरोध में कभी आवाज उठा सकेंगे? सरकार के विरोध में कोई फैसला देंगे? नहीं देंगे। तो इस वजह से इसका इंडिपेंडेंट होना अपने आप में बहुत जरूरत हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर। हम सभी को पता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ये पावर होती है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड हो, जिसकी फंडामेंटल राइट पे सीधा हमला हुआ है, वो व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकता है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है, अभिभावक है हम सभी का, अपने जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 141 के तहत, 142 के तहत और 136 के तहत, ठीक है, इन सभी को आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाएगा, पास किया जाएगा या अप्रूव किया जाएगा, या आप सिंपल सी भाषा में एक चीज ये समझेंगे कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे समान रूप से लागू होगा और सभी को उसके ऑर्डर को, उसके जजमेंट को रिस्पेक्ट करनी होगी, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से 142 जो है ये कहता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कंप्लीट जस्टिस करता है। दो पार्टीज के बीच में, जो दो पार्टी पार्टी है, अपोजिट पार्टीज हैं, उन दोनों के बीच में उस समय के लिए कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान रखता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट पावर्स है जो आर्टिकल्स में डिफाइन की गई हैं, इनका प्रोटेक्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस पावर को अमेंड करने की कोशिश करता है, कोई सरकार करती है, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करना माना जाएगा उसका, इसलिए उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। वहीं पे जब आप हाई कोर्ट के पावर की बात करेंगे, तो हम सभी को पता है 226 और 227, 226 में भी हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक है। वहीं पर जब 227 की बात आती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट के पास प्रॉपर ये पावर होती है, सुपरिटेंडेंस की पावर होती है, एक तरह से सुपरवाइजर की या फिर निरीक्षण की पावर होती है, हर उस कोर्ट पे जो उस हाई कोर्ट के अंडर, उस टेरिटरी के अंदर आते हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, उन सभी के ऊपर हाई कोर्ट की जो होती है, वो क्या होती है, सुपरिटेंडिंग पावर होती है। ये 227 कहता है। तो मतलब कि जो स्टेट में हाई कोर्ट सर्वोच्च होता है, उस स्टेट के हाई कोर्ट के नीचे और भी जितने लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, साथ में जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो जिसके रिलेशन में जो काम करता है हाई कोर्ट, जिन सभी को सबऑर्डिनेट बना के रखता है, उन सभी के ऊपर जो है हाई कोर्ट का सुपरिटेंडिंग पावर होता है। तो ये हो गया आपका 227। वहीं पे जब आप इस पांचवें वाले की बात करेंगे, तो ये कहता है रूल ऑफ लॉ, कानून का अधिकार होगा, जंगल राज नहीं होगा। इस चीज से आप ये समझेंगे। अगली चीज है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू का भी मतलब आप सिंपल सा ये समझेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है इन प्रोविजंस में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के रूप में लिखी हुई है, इनका ही उपयोग करके न्यायिक समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कानून अगर पास होता है, तो उस कानून को स्वतः संज्ञान लेकर और उसके बाद उस पे मनन करके और एक सही बता सकते हैं कि ये कानून सही है या फिर इसे निरस्त होना चाहिए। तो इसी को आप न्यायिक समीक्षा कहते हैं। उसका एनालिसिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसके अगर प्रोविजन की बात करें, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आर्टिकल्स के रूप में नहीं दिया गया है। यही आर्टिकल 32, 226, 227, 136, इन चीजों का ही इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को अंजाम दे सकता है।
अगली चीज की अगर हम बात करते हैं तो सॉवरिनिटी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रियम्बल वाले में बताया था, आप उसे देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। सॉवरिनिटी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर जो है कंट्री का, इस पर कोई भी आघात नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। सॉवरिनिटी यानी कि संप्रभुता, अपने बाउंड्री के अंदर अपने कानून बनाने और उनको लागू कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंट्री की, नेशन की होती है, उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हमारा देश है भारत। फेडरलिज्म, कई लोगों से मिलकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, एक तरह से आप कह सकते हैं। वहीं डेमोक्रेटिक की बात करें तो लोकतांत्रिक ढांचा है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है चुन के आता है। रिपब्लिक नेचर, वही चीज कि रिपब्लिक है, गणराज्य है, कई राज्यों के समूह से मिलके बना हुआ है। फेडरेशन से आप ये समझेंगे कि सेंटर और स्टेट की मिलीभगत से सरकारें चलती हैं। सेंटर और स्टेट के साथ एक साथ आगे बढ़ने से ही पूरे देश का उत्थान होता है। तो इन चीजों पे भी हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक उसी तरीके से यूनिटी, एकता और अखंडता पे भारत के हमला नहीं होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट की भावना होनी चाहिए। ऐसा कोई कानून ना बने जिससे वेलफेयर स्टेट स्टेट का जो एक मोटिव है वो टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक सामंजस्य बैठाना। इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, इन चीजों पे जो है आक्रमण नहीं होना चाहिए। अब बात निकल के आती है कि ये तमाम कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आते हैं। तो इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट्स हुए, जिनके तहत बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन होता है। सबसे पहला जजमेंट शुरू होता है केशवानंदा भारती के केस से। तो हम बारी बारी से करके दो चार केसेस को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिन्हें आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही, वही आधार है, वही केस, उन्हीं के जजमेंट जो है इसका आधार बनते हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं।